हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव क्लासेस। और इसमें हम आपको सॉल्व करा रहे हैं यूपीपीएससी, बीआरपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसमें हम टोटल 3700 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे स्टेट लेवल के एई और जेई के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं अपना हाईवे इंजीनियरिंग का हम क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक इसमें हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने अपने 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हों तो यहाँ पे हमारी लिंक शो कर रही होगी प्लेलिस्ट की, इसको क्लिक करें और जाके देखें। देखिए हमारे सारे भी वीडियो के पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाया करेंगे, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि द सुपर एलिवेशन इज यूज्ड टू काउंटर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हम देखते हैं सुपर एलिवेशन होता क्या है। जस्ट सपोज मान लिया कि हम सर्कुलर कर्व पे हमारी व्हीकल मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब सर्कुलर कर्व पे हम मूव करते हैं तो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे एक्ट करती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की साइड में एक्ट होती है, जिसकी वजह से व्हीकल क्या होती है, ओवरटर्न करने की कोशिश करेगी और लेटरल स्कीडिंग होगी। तो इसी को बचाने के लिए हम सुपर एलिवेशन को यूज करते हैं। सुपर एलिवेशन में करते क्या है कि जो हमारा ये इनर एज होती है रोड की, ठीक है, कर्व की इनर एज होती है और ये आउटर एज होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी में आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में उठा देते हैं, यही हमारी होती है सुपर एलिवेशन, ठीक है। हम देखते हैं कि रेजिंग ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज in order to counterbalance the effect of centrifugal force and to reduce tendency of vehicle to overturn और skid। वही चीज जो हम समझाएं वही कह रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुपर एलिवेशन इज यूज टू काउंटर ऑल द फॉलोइंग। पहला किसको किसको काउंटर करता है, द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमने आपको बता रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर के साइड में एक्ट करता है, इसके लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि टेंडेंसी टू ओवरटर्न द व्हीकल, ठीक है, ये भी बता दिया हमने। तीसरा कह रहा है कि टेंडेंसी टू स्कीड द व्हीकल लेटरली आउटवर्ड, ठीक है ना। तो लेटरली जो स्कीडिंग होगी उसको भी काउंटर करने के लिए हम सुपर एलिवेशन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, भाई इसके लिए तो हम काउंटर करते हैं इसके लिए। सेकंड कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इसके लिए भी हम काउंटर करते हैं। स्कीड के लिए भी हम काउंटर करते हैं सुपर एलिवेशन के साथ। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन जो है एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल, ये हमारी काउंटर नहीं होती है सुपर एलिवेशन से, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज डिपेंडेंट ऑन, ठीक है। तो हमने देखा है कि ट्रांजिशन कर्व होता है क्या, ट्रांजिशन कर्व जब हम एक सर्कुलर कर्व आती है और एक स्ट्रेट रोड आती रहती है, ठीक है, और आगे सर्कुलर कर्व हमें देना होता है। तो हम डायरेक्ट सर्कुलर कर्व में हम ये स्ट्रेट रोड नहीं टच कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, बीच में एक ट्रांजिशन कर्व देते हैं, ताकि जो व्हीकल होती है उसको जर्क फील ना हो, वो स्मूथ राइडिंग हो सके उसके, इसीलिए ट्रांजिशन कर्व देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी डिजाइनिंग या जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होती है, ये जो लेंथ होगी ये कितनी होती है और किस किस फार्मूला से यूज कर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला फार्मूला होता है, मेथड होता है जो कि बेस्ड ऑन अलाउेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है, इससे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होती है हमारी वैल्यू होती है वी क्यू बाई सी आर, ठीक है ना। दूसरा होता है बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, ठीक है, इससे भी हम निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जिसमें होता है कि सुपर एलिवेशन वाज प्रोवाइडेड बाय रोटेटिंग द पेमेंट सरफेस अबाउट द इनर एज। जस्ट सपोज मान लिया ये हमारी रोड थी, तो हम क्या कर रहे हैं, इनर एज के रिस्पेक्ट में हम उठा दे रहे हैं, ये इनर एज हो गई, ये आउटर एज हो गई, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा इनर एज के रिस्पेक्ट में हम आउटर एज को उठा दे रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि रोटेटिंग द पेमेंट सरफेस अबाउट द इनर एज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन पर हो जाएगी, ये हो जाएगी एल सी इक्वल टू यन, यन होती है हमारी यहाँ पे ग्रेडियंट, ठीक है ना। फिर होता है एन इंटू ई, ई होती है अपनी सुपर एलिवेशन, और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, डब्ल्यू होती है विथ ऑफ रोड और डब्ल्यू ई होती है एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है। नेक्स्ट होता है जो कि इफ द पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन, ठीक है, डबल इफेक्ट इज अचीव। जस्ट सपोज मान लिया ये रोड है, तो हम सुपर एलिवेशन देने के लिए क्या करते हैं, बीच में से हम उठा देते हैं ऐसे, ठीक है, सुपर एलिवेशन हमारी यहाँ मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारी एक मेथड होती है। तो इसके अनुसार जब निकालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तो होती है हमारी 0.5 यानी ई
इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। ठीक है, तो हम इन दोनों में जो वैल्यू हायर होगी उसी को कंसीडर करते हैं। फिर तीसरा एक हमारा होता है इंपेरिकल फार्मूला। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसी से डायरेक्ट पूछ लेता आपको। तो इंपेरिकल फार्मूला का जो भी मेथड इसको रटे रहिएगा और ऐसे इसका नाम रट लीजिएगा जो भी मेथड है। ठीक है, बेस्ड ऑन अलाउेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, तीसरा हमारा होता है भाई इंपेरिकल फार्मूला। ये कहता है कि IRC सजेस्ट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मिनिमम। ठीक है, तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए जो होती है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होती है 2.7 बी स्क्वायर बाई आर होती है, और स्टीप एंड हिली टेरेन के लिए जो होती है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बी स्क्वायर बाई आर होती है। ठीक है, वी क्या होती है, डिजाइन स्पीड होती है kmph में, और आर होती है रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, हम देख रहे हैं पहला क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, ये तो ऑप्शन बी। तो जो हम सेकेंड मेथड था, ठीक है, ये भी तो हम कह रहा है, यही कह रहा है कि रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। दूसरा कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सी क्या कह रहा है कि बोथ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि बोथ हम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ PCU फॉर अ पैसेंजर कार। ठीक है ना, पैसेंजर कार के लिए PCU कितनी होगी। तो हम देखते हैं PCU की वैल्यू अलग अलग होती है। देखिए, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड पेडल साइकिल के लिए 0.5 लेते हैं हम। पैसेंजर कार, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और पिकअप वैन के लिए 1 लेके चलते हैं। तो ऑप्शन में क्या पूछ रहा था, पैसेंजर कार। पैसेंजर कार हमारी 1 हो जाएगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके अलावा भी हम देख लेते हैं कि साइकिल रिक्शा के लिए 1.5, ट्रक, बस, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए 3, हॉर्स ड्रॉन व्हीकल के लिए 4, और जो छोटी बैलगाड़ी होती है और हाथ से जो चलाने वाली गाड़ी होती है उसके लिए 6, और बड़ी बैलगाड़ी के लिए 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है कि द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज। तो हम देखते हैं कुछ डिजाइन स्पीड है। डिजाइन स्पीड अलग अलग टेरेन के लिए दी है, जैसे कुछ प्लेन के लिए, रोलिंग के लिए, हिली के लिए और स्टीप के लिए, और टाइप ऑफ रोड दे रखी है कि नेशनल हाईवे होगा तो प्लेन टेरेन में कितना होगा। तो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है, तो प्लेन टेरेन में हमारी स्पीड होगी 100 से 80 के बीच में होगी। वही नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे रोलिंग टेरेन में होगी तो 85 से 65। फिर नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे हिली एरिया में होगी तो 50 से 40। फिर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे इफ स्टीप टेरेन में होगी तो 40 से 30 इसकी स्पीड होगी, kmph में है ये। फिर अगर हम बात करें कि जो रोड है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो प्लेन के लिए 80 से 65, और रोलिंग के लिए 65 से 30, और हिली के लिए 40 से 30, और स्टीप के लिए 30 से 20। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है तो प्लेन टेरेन के लिए 65 से 50, रोलिंग टेरेन के लिए 50 से 40, हिली टेरेन के लिए 30 से 25, और स्टीप टेरेन के लिए 25 से 20 लेके चलते हैं। अगर विलेज रोड है तो प्लेन टेरेन के लिए 50 से 40, रोलिंग टेरेन के लिए 40 से 35, हिली टेरेन के लिए 25 से 20, और स्टीप टेरेन के लिए 25 से 20 लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि डिजाइन स्पीड ऑन नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, और प्लेन टेरेन के लिए, तो प्लेन टेरेन मतलब ये देख रहे हैं, तो ऑप्शन ये देख रहे हैं हम कि 100 से 80 के बीच में हो रहा है। तो मैक्सिमम की बात करिए तो मैक्सिमम हमारी 100 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कि रोडवे विथ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे 2 लेन एज पर IRC। ठीक है, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ लेन ये है, विथ ऑफ पेमेंट हम ले रहे हैं ये, और व्हीकल पर आवर ये है। अगर सिंगल लेन है तो 3.75 मीटर लेके चलते हैं, 2 लेन है तो 7.5 मीटर लेके चलते हैं, 3 लेन है तो 10.5 मीटर लेके चलते हैं, और 4 लेन है तो 7.5 मीटर। क्या होता है कि 7.5 मीटर का ये तो होता है, और बीच में हमारी पट्टी होती है व्हाइट कलर की। ठीक है, ऐसे ऐसे पट्टी कर दी होती है, और फिर एक 7.5 मीटर की रोड होती है। डैट मीन्स कि ये होती है 7.5, और फिर ये होती है हमारी 7.5, और बीच में हमारी सेपरेट स्ट्रिप होती है, ये व्हाइट व्हाइट कलर की पट्टी होती है।
ठीक है, हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ लेन भी हमारी डिसाइड होती है कि व्हीकल पर आवर उस पे कितनी मूवमेंट है। ठीक है, अगर सिंगल लेन होगी, जैसे लाइट ट्रैफिक है तो सिंगल लेन दे के काम चला सकते हैं। अगर 300 व्हीकल पर आवर चल रही है तो हम डबल लेन वहाँ पे देंगे, और 300 से 600 व्हीकल पर आवर चल रही है तो ट्रिपल लेन देने की जरूरत होती है, और 600 से 1500 व्हीकल पर आवर चल रही है तो 4 लेन हम देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि रोडवे विथ फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे एज पर IRCA। ठीक है, रोडवे विथ फॉर 2 लेन के लिए पूछ रहा था, 2 लेन के लिए 7.5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि इफ द डिजाइन इज फिट वीक in kmph and deviation angle n in radian, then the total length of a valley curve। वैली कर्व मतलब सैग कर्व होता है, मतलब हम क्या होता है, सैग मतलब झुक जाना। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये झुकी हुई है। ठीक है, तो यही हो जाती है हमारी वैली कर्व। ठीक है, तो हम देखते हैं वैली कर्व जो होता है ना, ये हमारी डिपेंड करती है कि हेडलाइट बीम जो होती है ना, हेडलाइट बीम मतलब साइड डिस्टेंस होती है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। मतलब यहाँ से जो रात के समय जब हम गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ से जो लाइट होती है, लाइट ऐसे पड़े कि जो आगे वाली व्हीकल है ना उसका कम से कम व्हील तो दिखाई देता है। ये हमारी होती है लाइट बीम डिस्टेंस, यही होती है SSD इसके लिए। इस देखा और ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हम व्हीकल रोक दिया, ये SSD होती है, और SSD होती है इसमें लाइट बीम डिस्टेंस। तो हम इसी को कंसीडर करके डिजाइन करते हैं इसमें। ठीक, और जो स्लोप होती है, स्लोप इतना ज्यादा नहीं दे देते हैं कि व्हीकल हमारी वैली कर्व के कहीं ऊपर हो और ब्रेक फेल हो जाए या फिर किसी वजह से गाड़ी बंद हो जाए तो स्लोप बहुत ही फास्ट हो, व्हीकल कंट्रोल में ना आए। ठीक है ना, तो स्लोप भी कम देते हैं। ठीक है, दो क्राइटेरिया होती है, एक तो होती है कि हेडलाइट साइड डिस्टेंस और दूसरी होती है स्लोप की। ठीक है, देखते हैं जो लेंथ ऑफ कर्व होती है वो कितनी होती है। तो लेंथ ऑफ जो कर्व होती है, वैली कर्व होती है कि हम ये वाला फार्मूला रट ले, ये एग्जाम में कई बार इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लेता है। आपको एन की वैल्यू वी की वैल्यू दी रहती है तो आप ये वाला फार्मूला देख लें। ठीक है, एल इक्वल टू 0.38 और एन वी क्यू अंडर रूट में होता है ये। ठीक है, और सी की वैल्यू होती है 80 डिवाइड बाई 75 प्लस वी। वी जो होती है KMPH में होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए 0.38 अंडर रूट एन वी क्यू। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीज विथ। ठीक है, रिएक्शन टाइम देखते हैं पहले होता क्या है। रिएक्शन टाइम क्या होता है, जैसे मान लीजिए इट इज अ टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट is visible to driver to instant the brake is effectively applied। ठीक है, मतलब कि हम सड़क पे चल रहे हैं, अचानक से कोई हमें ऑब्स्ट्रक्शन दिखी तो हम जब देखते हैं, ठीक है, देखते हैं उसी टाइम से हमारी टाइम कैलकुलेट स्टार्ट हो जाती है। तो देखा और ब्रेक लगाया, देखा रियलाइज किया और ब्रेक लगाया, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होती है यही हमारी होती है रिएक्शन टाइम। ठीक है, ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो हमारी परसेप्शन टाइम होती है, परसेप्शन टाइम उसको बोलते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को देखें और रियलाइज किए कि हमें गाड़ी रोकनी है कि नहीं रोकनी, तो वो हमारी होती है परसेप्शन टाइम। देखिए क्या होता है, इट इज अ टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट कम ऑन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द ड्राइवर टू द इंस्टेंट रियलाइज दैट द व्हीकल नीड टू बी स्टॉप्ड। वही कह रहा है कि हम जिस पाथ से चल रहे हैं उस साइड में हमारी कोई लाइन ऑफ साइट, जो हमारी लाइन ऑफ साइट में कोई दिख रही है ऑब्स्ट्रक्शन, तो हम देखें और रियलाइज करें, और रियलाइज करके हम स्टॉप कर रियलाइज कर रहे हैं कि हमें गाड़ी स्टॉप करनी है, तो हमारी परसेप्शन टाइम हो जाती है। दूसरी होती है कि ब्रेक रिएक्शन टाइम, हमने देख लिया और हमें ब्रेक लगाया, तो देखने के बाद जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने में जो हमारी टाइम लगती है वो ब्रेक रिएक्शन टाइम होती है। कि ब्रेक रिएक्शन टाइम आल्सो डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर होती है इंक्लूडिंग स्किल ऑफ ड्राइवर। कई ड्राइवर अच्छे होते हैं तो ब्रेक अच्छे से लगा लेते हैं, जल्दी लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर कैन बी कैलकुलेटेड बाई PIEV थ्योरी। ये कई बार पेपर पूछ लेता है कि PIEV थ्योरी क्या होता है, किसको कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो रिएक्शन टाइम यूज करने के लिए कैलकुलेट होता है, या फिर रिएक्शन टाइम किस थ्योरी के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो PIEV थ्योरी के द्वारा किया जाता है। PIEV का हमें P होता है परसेप्शन, I होता है इंटेलेक्शन, E होता है इमोशन और V होता है वॉल्यूशन। ठीक है, तो हम देखते हैं रिएक्शन टाइम। अब देखते हैं एक और चीज कि जो देखिए जस्ट सपोज मान लीजिए हम बहुत ही फास्ट स्पीड से हम व्हीकल चला रहे हैं। ठीक है, तो हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, तो हम वहां पे क्या होगा कि ब्रेक लगाने के लिए हमें बहुत कम टाइम मिलेगा। ठीक है, अगर हमारी स्पीड धीमे धीमे है तो क्या होगा कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन देगा तो हम थोड़ा सा टाइम हमारे पास रहता है कि हम ब्रेक लगा सकें। तो यही होता है कि रिएक्शन टाइम वही होता है कि देखा और ब्रेक लगाया।
ठीक है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होती है ये हमारी रिएक्शन टाइम कहलाती है। तो किस में हमें ज़्यादा रिएक्शन टाइम मिलेगा? हमें रिएक्शन टाइम मिलेगा जब हमारी व्हीकल की स्पीड कम होगी। तो वही कह रहा है कि रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीज विथ, कब ज़्यादा होगा? जब डिक्रीज इन व्हीकल स्पीड। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज शुड बी। ठीक है, तो शोल्डर कब प्रोवाइड करते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं ये देखते हैं। कि जो शोल्डर होती है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पे ये होती है हमारी कैरिज वे। ठीक है, कैरिज वे हो गई। अब कैरिज वे के बाद ये होती है हमारी, देखिए ये स्ट्रिप, कैरिज वे यहाँ पे खत्म हो गई। कैरिज वे के बाद यहाँ पे हम शोल्डर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारी शोल्डर होती है। तो देखिए यहाँ पे ये शोल्डर हमारी जो होती है पेमेंट का ही पार्ट होता है ये। ठीक है, लेकिन इस पे व्हीकल चलाना अलाउड नहीं होता है। व्हीकल आप स्टॉप करके रख सकते हैं, पार्किंग फैसिलिटी देती है, जैसे कि इमरजेंसी पार्किंग टाइप का हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। इट इज प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज, रोड एज के अलोंग प्रोवाइड करते हैं टू सर्व एज इमरजेंसी लेन फॉर व्हीकल। इमरजेंसी जैसे गाड़ी बंद हो गई तो इमरजेंसी में ले जाके गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि द सरफेस ऑफ शोल्डर इज टू बी रफर देन ट्रैफिक लेन। जो इसका सरफेस होता है ना, ये कैरिज वे के सरफेस से रफ होता है। तीसरा कह रहा है कि मूवमेंट इज नॉट अलाउड ऑन दिस, इस पे मूवमेंट अलाउड नहीं होती। क्या है देखते हैं चौथा, कि कैम्बर ऑफ शोल्डर इज 0.5% स्टीपर देन कैम्बर ऑफ रोड। कि जो इसका कैम्बर होता है शोल्डर का, ये 5% स्टीपर होता है रोड के कैम्बर की अपेक्षा। देखते हैं पांचवा, कि सुपर एलिवेशन सेक्शन कैम्बर ऑफ रोड इक्वल टू कैम्बर ऑफ शोल्डर। जो सुपर एलिवेशन में जो हम कैम्बर देते हैं, ठीक है, वो हमारी शोल्डर के कैम्बर के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आईआरसी रिकमेंड करती है हमें कि मिनिमम शोल्डर विथ कितनी रखते हैं। मिनिमम शोल्डर विथ 2.5 मीटर रखते हैं हम। ठीक है, और डिजायरेबल 4.6 मीटर लेके चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कह रहा था? ऑप्शन फर्स्ट था रफर देन द ट्रैफिक लेन, तो ये तो सही है हमारी। उसके बाद हम 39 देखते हैं। 39 क्या कह रहा है कि विथ ऑफ कैरिज वे फॉर अ सिंगल लेन इज रिकमेंडेड टू बी। विथ ऑफ अगर सिंगल लेन की बात करें तो सिंगल लेन के लिए 3.75, टू लेन विदाउट रेज कर्व 7 मीटर, टू लेन विथ रेज कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट लेन के लिए 5.5 मीटर, मल्टी लेन पेमेंट के लिए 3.5 मीटर पर लेन लेके चलते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि फॉर अ पेमेंट डिजाइन द रिकमेंडेड सेफ लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो होता है, एक होता है लेटरल, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या, जैसे सपोज हम ये रोड है, तो रोड के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जो फ्रिक्शन लगती है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होती है, और एक लेटरल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन होती है वो हमारी लेटरल फ्रिक्शन हो गई। तो लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है 0.35 से 0.4 के बीच में होती है, और जो लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू 0.15 होती है। ठीक है, देखते हैं इसी का कुछ पार्ट होता है स्कीडिंग और स्लीपिंग। स्कीडिंग और स्लीपिंग में क्या होता है? स्कीडिंग क्या होती है कि हमारी, देखिए इसको देख लेते हैं। व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ व्हील ड्यू टू देयर रोटेशन। कि हम क्या कह रहे हैं इसमें, जस्ट सपोज ये रोड है और हमारी ये व्हीकल है, हम अचानक से स्पीड कर गई गाड़ी। स्पीड में क्या होता है कि ये जो व्हील का मूवमेंट है ये कम हो रहा है, बट व्हीकल का मूवमेंट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये स्पीड कहलाती है। और स्लीपिंग क्या होती है कि व्हील अपने जगह पे मूव कर रही है लेकिन गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। ठीक है, आगे मूवमेंट नहीं हो रहा है, व्हीकल जो आगे मूव नहीं कर रहे, तो ये स्लीपिंग होती है। स्लीपिंग कहाँ पर होती है? जैसे कीचड़ वगैरह आ गए तो चक्के मूव करते रहते हैं लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती रहती है। और दूसरा मान लीजिए स्पीड, जस्ट सपोज मान लिया कि कहीं ऐसे पोर्शन पे जहाँ पे कुछ तेल वगैरह पड़ी हो या लुब्रिकेशन टाइप का कुछ चीज हो, तो वहां पे स्लीप कहते हैं स्कीड हो गई गाड़ी। ठीक है ना, तो वो स्कीडिंग हो जाती है। वहां पे क्या होता है कि हम जो व्हील होती है, व्हील का मूवमेंट कम होता है पर गाड़ी का मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है, आगे खिसक जाती है गाड़ी। ठीक है, वही स्पीड कहलाती है। तो क्वेश्चन क्या था, फॉर अ पेमेंट डिजाइन द रिकमेंडेड सेफ लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कितना होगा? 0.15। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 देखें हम क्या कह रहा है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज, ऑप्शन ए कह रहा था लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इक्वल टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मोर देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इक्वल टू लैग डिस्टेंस। ठीक है, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इसको कंपेयर करना है, ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को। तो हम देखते हैं क्या होता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो हमने आपको बता रखा है पहले भी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, ये रोड पे हम चल रहे हैं और कोई अचानक से ऑब्स्ट्रक्शन है आगे, ये मूविंग भी हो सकती है और स्टेशनरी भी हो सकती है और हमारी व्हीकल ये है, तो ड्राइवर जो है वो इसको देखा और एक सेफ डिस्टेंस जिसमें वो विदाउट कोलिजन गाड़ी को रोक सके, तो ये सेफ डिस्टेंस जो होती है ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है, सेफ डिस्टेंस विदाउट कोलिजन। ठीक है, तो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, और एक होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में क्या होता है कि एक स्लो मूविंग व्हीकल है, जैसे मान लीजिए आपकी व्हीकल है और आगे कोई स्लो मूविंग व्हीकल है, तो आपको आगे ओवरटेक करना है, ओवरटेक करते हुए इधर जाना है, तो जो आगे से भी गाड़ी आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से, उससे भी आपको बचना है। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये होती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ये ओएसडी है। ठीक, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में हम देख रहे हैं कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। ठीक है, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो ओएसडी जो होगी हमेशा बड़ा होगा एसएसडी से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इफ अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन हैज अ रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph। ठीक है, तो जो स्पीड दे रखी है 100 kmph दे रखी है। ठीक है, विद सुपर एलिवेशन ई की वैल्यू देखिए 0.075। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो भी है 0.145। ठीक है, द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ सच हॉरिजॉन्टल कर्व इज क्लोज टू। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर। तो जो ये आर होती है ना, यही रेडियस ऑफ कर्व होती है। तो आर यहाँ पे हमने रखा और ई प्लस एफ को इधर भेजा। तो हम देख रहे हैं इस फार्मूला ये हो जाता है और इसके बाद वैल्यू पुट किया तो वैल्यू हो जाती है आर की 357.9 मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारी, देखिए 357.9, तो ऑप्शन हमारा जो होगा 360 है जो इसके नियरेस्ट है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, फॉर अ व्हीकल with a speed of v meter per second on road surface with the coefficient of friction f and acceleration due to gravity g, the braking distance is given by। braking distance क्या होता है, it is a distance traveled by the vehicle after application of brake। ब्रेक लगाते टाइम जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होती है व्हीकल, उसी को ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस की फार्मूला होता है v स्क्वायर बाई 2gf। तो ऑप्शन हमारा बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन द रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन टेरेन इज। तो हम देखते हैं कुछ कि वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट क्या क्या होती है। ठीक है, ग्रेडियंट की वैल्यू जो होती है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 1/30 होती है। ठीक, इसको हम 3.33% भी बोल सकते हैं। लिमिटिंग ग्रेडियंट के लिए 5% और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के लिए 6.7%। अगर माउंटेनियस टेरेन है तो हमारी हो जाती है 5% और लिमिटिंग के लिए 6 और एक्सेप्शनल के लिए 7। बात करते हैं स्टीप टेरेन हो तो 5% रूलिंग ग्रेडियंट और 6% लिमिटिंग ग्रेडियंट और 7% होती है हमारी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। अगर स्टीप टेरेन है और इस रूलिंग ग्रेडियंट हमारी होती है 6%, लिमिटिंग ग्रेडियंट होती है 7% और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होती है 8%। तो हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या कह रहा था कि एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन द रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन टेरेन। प्लेन टेरेन के लिए क्या होगा, प्लेन टेरेन हमारी और रूलिंग ग्रेडियंट की बात कर रहा है तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ये वाली वैल्यू जो है 1/30, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम देखते हैं ग्रेडियंट होता क्या है दरअसल। देखिए ग्रेडियंट क्या होता है कि ग्रेडियंट होता है इट इज द रेट ऑफ, देखिए ग्रेडियंट होती है हमारी इट इज द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ रोड लेवल अलोंग द लेंथ। मतलब देखिए एक तो होती है स्लोप हम देते हैं अलोंग द रोड, अगर हमारी ये रोड है, ठीक है, तो रोड के अलोंग हम कुछ स्लोप देते हैं, ये हमारी ग्रेडियंट कहलाती है।
ठीक है, राइज और फॉल होती है, ये हमारी ग्रेडियंट कहलाती है। तो देखिए अगर राइज हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड ग्रेडियंट या असेंडिंग ग्रेडियंट बोलेंगे। अगर वही हमारी फॉल हो रही है तो डाउनवर्ड ग्रेडियंट या डिसेंडिंग ग्रेडियंट बोलेंगे। ये जो ग्रेडियंट होती है 3 टाइप की होती है। एक होती है रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होती है, ये मैक्सिमम ग्रेडियंट होती है, डिजाइन जिस पे करते हैं हम, इसीलिए इसको डिजाइन ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंजीनियरिंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं क्योंकि इसी पे डिजाइन की जाती है। ठीक है, एक होता है फिर मैक्सिमम ग्रेडियंट। मैक्सिमम ग्रेडियंट वहां पे देते हैं जहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट हमारा जो होता है, रूलिंग ग्रेडियंट का कॉस्ट ज्यादा आता हो। जैसे सपोज मान लीजिए किसी हिली एरिया पे गए, हिली एरिया पे अगर हम रूलिंग ग्रेडियंट दे रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, हमें थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़नी होती है, तो वहां पे कम हम ग्रेडियंट नहीं देख सकते, थोड़ा सा ज्यादा ग्रेडियंट देते हैं। तो रूलिंग ग्रेडियंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है मैक्सिमम या लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा ज्यादा ग्रेडियंट दे देते हैं जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, कॉस्ट कम पड़ जाती है। लेकिन ये पूरा फुल लेंथ में नहीं दे सकते, कुछ सम स्ट्रेच में दे सकते हैं, शॉर्टर स्ट्रेच में ही देते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो लिमिटिंग ग्रेडियंट देख ले क्या होता है, दिस ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड एज शॉर्टर स्ट्रेच इन हाई बैंड। ठीक है, whenever ruling gradient cost high for hilly terrain, then limiting gradient is provided which will reduce the cost। वही बोला जो हमने आपको समझाया। तीसरा होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट तब देखते हैं जब रूलिंग ग्रेडियंट भी नहीं बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा हो, फिर मैक्सिमम लिमिटिंग ग्रेडियंट भी कॉस्टली पड़ रहा हो। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्टीपर ग्रेडियंट होती है। ठीक है ना, इन और दे आर अडॉप्टेड फॉर स्ट्रेच नॉट एक्सीडिंग 100 मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है ना, 100 मीटर से ज्यादा लेंथ ये प्रोवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। फिर चौथा होता है हमारा मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट तो सबसे कम वाला ग्रेडियंट। ये क्यों देते हैं, बस ड्रेन आउट के लिए देते हैं कि पानी हमारी ड्रेन के माध्यम से बह सके, तो ये बहुत ही कम होता है। देख लेते हैं क्या होता है कि टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड minimum gradient is needed, generally the lateral ड्रेनेज कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर लेटरल ड्रेनेज। जो होती है कि मतलब हम क्या होता है, देखिए ये रोड होती है, रोड की अगर हम बात करें तो ये रोड का क्रॉस सेक्शन होती है। ठीक है, जो हमारी इस पे पानी आती है, ये हमारी कैम्बर, ये स्लोप जो हम देते हैं ऐसे, ये तो कैम्बर की वजह से निकल लेती है। लेकिन जब हमारी लेंथ वाइज आ गई, जैसे ये तो क्रॉस सेक्शन की बात होगी, यहाँ पे कट किया था इस पोर्शन की बात होगी। लेकिन अगर पूरे लेंथ में अगर हम बात करें तो हम इसमें क्या करते हैं, ये लेटरल डायरेक्शन तो ये होगी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये होगी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए हम मिनिमम ग्रेडियंट देते हैं। जब इसके साइड साइड में हम रोड के साइड साइड में जो ड्रेन देते हैं, यही होती है हमारी मिनिमम ग्रेडियंट पे देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें जो कई बार पेपर में पूछ लेती है। तो ग्रेडियंट की वैल्यू होती है, ठीक है, ग्रेडियंट जो होती है हमारी 2 टाइम्स ऑफ कैम्बर होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि रोलिंग ग्रेडियंट, ये जो रोलिंग ग्रेडियंट हमारी डिजाइन ग्रेडियंट कहलाती है या इंजीनियरिंग ग्रेडियंट कहलाती है हमारी। तो ये मिनिमम ग्रेडियंट हमारी क्या होती है, मिनिमम ग्रेडियंट फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए 1/250 और रिजिड पेमेंट के लिए 1/300 होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कि द टेरेन में बी क्लासिफाइड एज रोलिंग टेरेन इफ क्रॉस स्लोप ऑफ लैंड इज। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ टेरेन और क्रॉस स्लोप की क्या क्या वैल्यू होती है। प्लेन टेरेन के लिए जो क्रॉस स्लोप की वैल्यू होती है 10 से कम होती है। रोलिंग टेरेन के लिए 10 से 25 के बीच में होती है। हिली टेरेन के लिए 25 से 60 के बीच में होती है। और स्टीप टेरेन जो होती है 60 से ज्यादा होती है। तो किसके लिए पूछ रहा था, रोलिंग टेरेन के लिए। तो रोलिंग टेरेन के लिए हम देखें तो ऑप्शन ये हो जाता है 10 से 25, तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी बी करेक्ट हो जाएगी। ओके, तो थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे, ताकि अगर वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद होती है ये वीडियो।